बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में बल्ला एक इशू बना हुआ है और इस बल्ले को आज इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज करने का फ़ैसला किया है सुप्रीम कोर्ट यानी कि पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को। और इस फ़ैसले के बाद की सियासी सूरत हाल क्या होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाते ख़ुद जो है वो मुख्तलिफ़ जिसको आप कहें कि तज़ादात और तनाज़ात का शिकार है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो टिकट्स दिए हैं अपने उम्मीदवारों को, उसके बाद जो है वो एक बड़ा शोर गौगा है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसा कहना है पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी का, जिन्होंने अपनी ख़बर के जो है वो बेस की है, या उनकी ख़बर जो है उसका जो माख्द वो कुछ इंतखाबी सर्वे हैं। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंजाब में बैठ के अपनी इलेक्शन कैंपेन को बड़े ज़ोरों के ऊपर चला रहे हैं और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़बरदस्त तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी तक अपनी इंतखाबी मुहिम का उस तरह से आगाज़ नहीं कर सकी। इन सब इशूज़ के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। और बात स्टूडियो में जनाब नूरुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सहाफ़ी हैं। सैयद फैसल शकील ये भी सहाफ़ी हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब शाहिद मैतला साहब ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो शाहिद मैतला साहब, आपसे अगर मैं शुरू करूं, ये बल्ले का निशान जो है ये कितना ज़रूरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और इसमें कसूर आपको किसका लगता है? अगर ये निशान जो है ये वजह तनाज़ा बना हुआ है, या इसका अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा, आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, दाएँ बाएँ, वजह कसूर क्या है? अच्छा देखिए, इसमें ना इमरान भाई, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स पे बात हो सकती है। बट अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करें तो इसमें सारे का सारा 100% जो कसूर है वो तहरीक इंसाफ का है। देखिए, ये कोई आज का इशू नहीं है, ये 24 का इशू नहीं है। ये 2021 में इलेक्शन कमीशन ने इनको कहा था कि आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, लेकिन उन्होंने इस तरह से नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि हमें कोई अमेंडमेंट्स करनी है पार्टी एक्ट में, और पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उन्होंने अमेंडमेंट्स की, और फिर उसके बाद उन्होंने कमिट किया इलेक्शन कमीशन के साथ कि हम वो करवाएंगे इलेक्शन उसके बाद। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एक प्ली इलेक्शन कमीशन में फाइल की कि हम जो अमेंडमेंट्स की हैं उसको विड्रॉ करना चाह रहे हैं और उसके बाद हम करवाएंगे इलेक्शन। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। इलेक्शन कमीशन का बहरहाल बाद में आके लेटर ऑन ये कसूर है कि जब ये हियरिंग्स हो रही थी, बल्ले के निशान पे बातचीत हो रही थी और इंटर पार्टी इलेक्शंस पर बात हो रही थी, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा कि आप अपना इंतखाब करवाएं, जो कि उन्होंने करवाया और उन्होंने रिजल्ट सबमिट किया। उन्होंने रिजल्ट सबमिट किया, लेकिन उसका कोई 70-75 दिन फैसला लेके इलेक्शन कमीशन बैठा रहा। उससे थोड़ा सा मेलाफाइड शो होता है कि इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली फैसला दे देना चाहिए था, ये 2-4-5 दिनों में दे देना चाहिए था। उन्होंने फैसला दे दिया, कलअदम करार दे दिया, और उसके बाद फिर उनको एक मौका दिया कि आप इलेक्शन करवा के दोबारा आ जाएं। और वो हमें नजर आ रहा है कि वो भी इलेक्शन उन्होंने ठीक नहीं करवाए। और फिर आपको पता है कि वो एक सिस्टमैटिक जो एक सिस्टमैटिक फेवरेटिज्म था, उस पे उनका रिलायंस हमेशा से पीटीआई का रहा है। वो तो हालात तो वो एक जैसे ही ना रहते हैं। उसी साइकी से वो उनका ब्रॉटअप हुआ है। तो वो चाह रहे थे कि सिस्टम से उनको रियायत मिले ना, और वो रियायत टू सम एक्सटेंट मिली भी है। लेकिन आप देखें कि कोर्ट्स के पास भी बड़ा थोड़ा रूम है कि वो इलेक्शन कमीशन के हक पे फैसला दे सकें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसको भी एक संगीन इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी समझा जाता है। बल्कि इसको यूं भी समझा जाता है कि अगर किसी पार्टी के पास पोल सिंबल नहीं होगा तो ये एक बहुत बड़ी इलेक्टोरल ना सिर्फ रिफॉर्म्स की बल्कि उस प्रोसेस की खिलाफवर्जी तो है। देखे ना, नहीं, पीटीआई का कसूर है। अब है। उनको चूंकि उनका नैरेटिव बिल्डिंग का तरीकाकार बड़ा अच्छा है, और फिर अब वो इसको बेसिकली पोर्ट्रे करेंगे कि रियासती सत्ता के ऊपर शायद कोई ज्यादती हुई है। नूरा साहब, ये तरीकाकार क्या है कि आप जो है पहले शोर डालते हैं कि मतलब ये सियासत तो फिर इस तरह बदनाम होती ना, या सियासतदान इवन मुझे सॉरी नूरुल्लाह साहब के पास आना पड़ा, मैं मेरे ख्याल है वो बड़े कामयाबी के साथ अपनी स्ट्रेटजी पे काम करते रहे हैं पीटीआई वाले, शोर मचाकर अपने आप लोग साबित करके, और जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई। ये बड़ा सिंपल सा मामला था। हमने कई मरतबा बात की है कि अगर मेरिट पर फैसला होता है
तो उन्हें इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। तो वो मेरिट पर फैसला हुआ तो नहीं मिला। अब नहीं वो देखे ना वो जो शोर था कि जी के वो लोग उठाए जा रहे हैं, अच्छा, कागजात उसमें छीने जा रहे सबसे हैं, ज्यादा कागजात उनके लोगों के जमा भी सबसे हो ज्यादा गए, उनके। उनके मंजूर भी हो गए हैं, जी। वो सारे उनके लोग मौजूद है बिल्कुल, मैदान में। बिल्कुल, लेकिन बल्ले का निशान बहरहाल पीटीआई के लिए बल्ला ही नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऐसे ही है, ऐसे ही उसके है, ऐसे ही। इंतखाबी निशान बड़ा अहम होता है। पीटीआई को एक एक्स्ट्रा उसमें लॉस होने जा रहा है। जी हाँ। एक तो इंतखाबी हवाले से है, एक माली हवाले से भी है। अच्छा जी, वो कैसे? जी, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार उनका जो टिकट्स बेचने का शोर मचता है, जिस तरह से कैश पैसे लेकर बहुत सारी टिकट्स बेची जाती हैं और उन इंतखाबात के लिए भी बेची गई जो नहीं होने थे या नहीं हुए, तो मेरा ख्याल है उनके लिए वो एक बड़ा लॉस है। तो वो हमारे उस पे शोर मचा रहेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे बल्ले का निशान मिलना उन्हें इसलिए मुश्किल है कि उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं की है। तो इलेक्शन कमीशन अब सुप्रीम कोर्ट में, मेरा ख्याल है कल तक उसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि 13 तारीख आखिरी है जब इंतखाबी निशान अलॉट करने हैं, तो उससे पहले फैसला हो जाएगा ये। अच्छा जी, ये ऐसे मामलात में आप चूंकि कोर्ट्स कवर करते हैं, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि हम स्पेकुलेट करें, एक वैसे ही एक उमूमी सी बात हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि लीनियंट व्यू लिया जाता है या फिर स्टिक टू द लॉ। मेरा ख्याल है काजी फाइज ईसा साहब के जो चीफ जस्टिस बनने के बाद जिस सुप्रीम कोर्ट को हम देख रहे हैं, उसमें कानून को मद्देनजर रखा जाता है। और अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर कवानीन को फॉलो किया गया है और बज़ाहिर इतनी बड़ी कोई उसके अंदर इरेगुलरिटी आपको नज़र नहीं आ रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बल्ला ये जो है बाय द वे उनके जो मेंबर हैं, जी। ये चैलेंज उन्होंने भी किया हुआ है बेसिकली तो पहले जी, चैलेंज उन्होंने किया था। अब अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ अकबर एस बाबर साहब हैं, दीगर भी हैं। जी, उन्होंने चैलेंज किया। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी अपनी मेंबरशिप जो है वो तनाज़े का शिकार है। पीटीआई आपको पता है बहुत रिकॉर्ड नहीं ज्यादा पेश कर सके वो तनाज़ात का बहुत ज्यादा देखें, शिकार रही है। यही इशू है ना फैसल साहब कि आप शोर इतना डालें कि सच दब जाए कहीं पे, खो जाए कहीं पे, और धूल इतनी उड़े, प्रोपेगेंडा जो है वो सच वो लगना शुरू हो जाए। आप अमेरिका से भी फर्म्स जो हैं हायर कर लें, पहले भी आप उनके साथ काम करते हो, वैसे साजिश। अच्छा, ये जो मखमसा है ना जी बल्ले के निशान का, ये होना नहीं चाहिए था। जी हाँ। एसेंशली जो रियासती इदारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर और 9 मई के वाकयात को लेकर मखमसे का शिकार रहे, ये उसका आप नतीजा देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर आइडियली इस किस्म का काम किसी और जमात के प्लेटफॉर्म से अगर हुआ होता, ये तो हमें दाद देनी चाहिए पाकिस्तान के सिस्टम को कि उन्होंने कोई जल्दी नहीं मचाई किसी चीज में कि ये हो गया, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसी तरह ही चल रहा है काम। देखिए 9 मई का एक बड़ा वाकया था, लेकिन इस बल्ले का जो उनसे छिन जाना है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उस पे कोई ऐसी लीगल कार्रवाई नहीं हुई अभी तक जिसमें उनको नुकसान पहुंचे। वो अपना ड्यू कोर्स जो है वो पूरा हो रहा है। फैसल साहब, ये तो इलेक्शन में तो कोई इशू नहीं था। मैं अगर मुझे अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर ले। देखिए, कैपिटल हिल के ऊपर हमला होता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवारी जो हैं वो तैश में आके हमला करते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके वीडियोस के थ्रू उनको करार वाकई सजा दी जाती है। और यहाँ पे हमला जो है वो एक जगह नहीं हुआ था, आपको पता है मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर, मियांवाली एयरबेस, हर जगह के ऊपर एक मुनज़्ज़म अंदाज के से उन्होंने हमले किए थे। अच्छा, उसके बाद अगर ये मखमसा था किसी को कि जी रेफरेंस भेजना है अदालत के अंदर या नहीं भेजना, या फिर फॉरेन फंडिंग केस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो वो भी मखमसे का शिकार। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, जी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, वो भी रख के बैठे रहे, वो भी मखमसे का शिकार रहे। अब ये अदालत में इनको नहीं होना चाहिए था। हमारा केस ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं होना चाहिए था। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, उसमें मैं फैसल भाई की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करूंगा कि मैंने जो सारा ये सिस्टम देखा है, सिलसिला देखा है, तो उसमें एक इंटेंशनल एफर्ट थी कि इनको ज़रा खपाया जाए, इनको थकाया जाए और इनको भगाया जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर किसी किस्म के कोई लैग आ रहा था, डिसीजन मेकिंग में लैग आ रहा था। और 9 मई से अगेन जो डोडुल्ला साहब ने बात की, मैं उनकी बात से अग्री करूँगा, इसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। ये वैसे ही है कि इनसे बैड चूँकि एक प्रोमिनेंट सिंबल है और फिर रिलेट भी करता है इमरान खान साहब। पहले इनका चिराग था ज़माने में,
और फिर उसके बाद एक और भी आया, और फिर उसके बाद अकबर एस बाबर ने सजेस्ट किया था कि हमें ये बैट लेना चाहिए। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि ये किसी भी जमात का हक है कि वो इंतखाबी सिंबल जो है वो अपनी मर्जी से ले सके और फिर 2 इलेक्शन वो लड़ चुके हैं, 2-3 इलेक्शन इसी पे लड़े हैं। और फिर आपने ना इमरान भाई, आपने सिस्टम को भी लेजिटिमेसी देनी है, मॉरल अथॉरिटी भी देनी है, फिर आप कमेटी ऑफ नेशंस के मेंबर हैं, फिर आपका जो एक्सरसाइज है या आपका इंटरेक्शन है वो आपका बैरून ममालिक में भी होना है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि सिस्टम को जब तक आप क्रेडेंस नहीं देते ना, यू आर नॉट टेकन सीरियसली बाय अदर कंट्रीज एज वेल। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमें 2018 के इलेक्शंस के जवाब में बनने वाली गवर्नमेंट जो इमरान खान साहब की थी। आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं फॉरेन ऑफिस और डिप्लोमेट से मिलता मिलाता और कवर, तो वहाँ पे भी एक इशू आया, मतलब जब वो हम इंटरैक्ट कर रहे थे फॉरेन पार्स के साथ, तो ये एक इशू था। तो मैं फिर ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अब इलेक्शन कमीशन ने इसको चैलेंज कर दिया हुआ है। और आप रिकॉल करें कि लास्ट टाइम कोई 2 महीने पहले आपके साथ शो हुआ था, तो मैं आई वॉज वेरी कैटेगोरिकल, वेरी स्पेसिफिक के बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होगा, इफ यू कुड रिकॉल। और आमिर रियाज राना साहब कह रहे थे कि बल्ले का निशान बैलेट पे नहीं होगा। मैं अभी भी आई टोल्ड हाँ कि बल्ले का निशान होगा, और मुझे लगता है कि लीनियंट व्यू आएगा। 2 मेरिट पे अगर फैसला हो तो पीटीआई को ये निशान नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस प्रोसेस को फॉलो नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं फैसल साहब। मेरा आर्गुमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इजाजत जी दीजिएगा प्लीज कर दीजिए, मैं अपनी बात कर सकूं। देखिए, ये जो टेक्निकलिटीज हैं, कोर्ट्स टेक्निकलिटीज के अंदर नहीं जाती होती। कोई ओमिशन या एरर जो है उसमें नहीं जाते जब आप इंसाफ की बात करने के लिए आते। और पार्टीज के सिंबल्स जो होते हैं वो उनके बहुत ज्यादा ऐसे जैसे किसी का ट्रेडमार्क होता है जो रिकग्नाइज किया जाता है। वो तो अदालत जो करेगी सो करेगी, बिल्कुल, वो तो हमें पूरा यकीन है कि वो इंसाफ ही होगा इंशाल्लाह। हाँ, और जिस तरह आपने पहले कहा कि सिर्फ कानून को ही वहां पे देखा जाता है, वो तो इशू है ही नहीं। हाँ, इशू ये है कि तर्ज अमल क्या है। तर्ज अमल ये है कि पहले आप अपना काम खुद खराब करें। वो मैंने बात ही वहां से शुरू की थी। अगर आपने तर्ज अमल की बात करनी है तो वो तर्ज अमल जो था उसकी वजह से तो आज इनको इलेक्शन में नहीं होना चाहिए था, इस पार्टी को। ठीक, ये फिर रायत मिल रही है ना इन्होंने पाकिस्तान के दिफाई इदारों के सिंबल्स के ऊपर हमला किया था। मैं यही आर्गुमेंट कर रहा हूं। सिंबल से आगे भी चले गए ना मामला। हाँ, आगे भी चले गए। तो उसके बाद एक उनको वहां पे, मेरे नजदीक वाकई रियासत जो है, उनके इदारे जो है वो मखमसे का शिकार रहे हैं इनको लेके। अभी भी आप देख लें, ये मौजूदा हुकूमत जो है वो दोबारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जी मास्टरमाइंड कौन था, एग्जीक्यूशन कैसे हुई। अच्छा, मैं हैरान और परेशान हूं कि अगर इसकी जरूरत क्या है समझ आई। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी जो है वो तहकीक हो चुकी है, बस प्रोसीजर जो है वो उसको जरा गिरफ्त किया जाए। जो लोग गिरफ्तार हैं ऑलरेडी, जो मुकदमे भुगत रहे हैं ऑलरेडी, वो किस कानून की बुनियाद पे, किस जुर्म की बुनियाद पे प्रोसीजर चल पड़ा हुआ है। वो तकरीबन कोई 9 मई के हवाले से तो अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि क्या किया इस पार्टी ने सही, और उसको फिर आप दूसरे तरीकों से अगर डील करने जा रहे हैं। अच्छा, नूरुल्लाह साहब बड़ी मेहनत से कोई नोट्स ले रहे थे, मैं जरा चाह रहा हूं कि उनसे सिंपली वो, ये बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल हम उसको बहुत उलझा रहे हैं। जो केसेस अदालतों में है, अदालतें उनको सुन रही हैं। अच्छा, अदालत का काम ये नहीं है कि अदालत ये कहे कि अच्छा पीटीआई ने फला काम भी किया था तो उसने वो भी किया था, उसने वो भी किया था, उनका मसला नहीं है। वहां पर सिंबल का केस जाएगा, अदालत ने एफआईआर नहीं रजिस्टर करनी होती। मेरी रिक्वेस्ट, अदालत ने नहीं ये फैसले करने होते जिनको आप बुनियाद बना के मेरा वो ये कह रहे हैं। मैं जरा थोड़ा सा उनकी बात आसान कर दूं। वो कह रहे हैं कि वो ये पर्टिकुलर एक केस है, उस केस को सुना जाएगा। हाँ जी, उसको उसके मेरिट्स के ऊपर उसके मेरिट्स पे सुना जाएगा और उसके मुताबिक फैसला हो जाएगा। और मुझे ये लगता है कि मेरिट्स पर, अच्छा, एक और बात मेरिट्स की अगर आप बात करते हैं तो आप दूसरी पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर भी जाएं। नहीं, अच्छा, मैं उस पे अपना बता दूं, वो चैलेंज नहीं हुआ। मिसाल की बात करें ना, आपने पैरेलल्स ड्रॉ करने और तजिया आप कैसे करें? दो चीजें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बाकी पार्टीज ने जो कागज दिए हुए हैं लिख के कि हमारा तरीकाकार ये है, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो कराते हैं, मुताबिक वो करवाते हैं। वो चैलेंज तो उनकी पीटीआई ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं कराया, इसलिए उन्हें ये फेस करना पड़ रहा है और वो चैलेंज हो गया। पीटीआई का है, बाकी पार्टियों का वहां पे केस नहीं है।
मसला ये है थोड़ा सा। अच्छा सर, ये नूरुल्लाह साहब, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इल्ज़ामात शुरू हो गए हैं कि केपीके के जो वकला हैं उनको कम सीटें मिली हैं, पंजाब के वकला को ज़्यादा मिल गई हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, जी, और फिर ये भी कि करप्शन हो रही है, तो ये लगता नहीं कि ये बजाय इसके कि किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, फिलहाल तो आपस ये में फिल वक्त आपस में लड़ रहे हैं और टाइम बड़ा थोड़ा है। देखें उनकी लीडरशिप या गिरफ्तार है या मफरूर है, और जो नए लोग हैं वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो एक वकील दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है, दूसरा तीसरे के खिलाफ लड़ रहा है, तो उनके लिए मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ेगा इलेक्शन में। और बल्ले के बगैर उनके उम्मीदवार भी एक से ज़्यादा उम्मीदवार हर हल्के में मौजूद होंगे। 3-3, 4-4 लोग जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिनके लिए पहले शोर मचाया गया कि हमारे लोगों के कागजात नामजदगी जमा नहीं हो रहे, हालांकि सबसे ज़्यादा उनके हो गए थे। तो वो तमाम लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे और हर एक ने अपने बानी चेयरमैन की तस्वीर भी लगाई होंगी, तो उनके लिए एक मुश्किल मरहला है ये इसको फेस करना। खासा मैस हो जाएगा उस पार्टी के लिए, खास तौर पर पीटीआई के लिए। एक मेरा ख्याल है ब्रेक ले लेते हैं और लेने के बाद फिर जब दोबारा आते हैं तो इस मैस के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ मसाइल हैं, उन पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं यहाँ पे। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। जी, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि मैस सा क्रिएट होता नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर टिकटों के इशू के ऊपर भी। और चूंकि पार्टी पूरी की पूरी, फैसल शकील साहब, ये वकला के हवाले है और वकला के अंदर इतने ग्रुप हैं, वकला की जो अपनी पॉलिटिक्स है वो तो हर जो खोसा साहब की अपनी पॉलिटिक्स है, गौर साहब की अपनी पॉलिटिक्स है, चैम्बर्स की पॉलिटिक्स अलहदा से होती है। आप चूंकि हम मिलके कोर्ट कवर करते रहे हैं और वकला तंजीमों को भी हमने कवर किया हुआ है, तो ये तो ग्रुप के अंदर ग्रुप बने होते हैं। अच्छा, तो ये क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक। आप ये जो आप देख रहे हैं खोसा साहब की एंट्री हाँ। इधर से हुई, वकला की एंट्रियां हो रही हैं और स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता यूं है कि बहुत बड़ी एक पॉपुलैरिटी का जो है ना वो बूम है, और अगर हम यहाँ पे आएंगे और इलेक्शन बड़े आराम से हम जीत जाएंगे। देखिए, इलेक्शन के अंदर मारूजी हालात जो होते हैं ना बहुत मुख्तलिफ होते हैं। सही। एक जगह जगह आप भी गए, हम भी गए, इलेक्शंस के आपने सर्वे कंडक्ट किए हैं, और जब आप दही इलाकों में जाते हैं, जब आप शहरों से बाहर निकलते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे तो मसाइल ही मुख्तलिफ है। लोग थाने और कचहरी की सियासत के ऊपर वोट देते हैं, बरादरी के ऊपर वोट देते हैं लोग। तो जब आपके ये जो वकला जब निकले, इनको हकीकत का जब पता चलेगा कि अपना वोट कितना वोट लेकर साथ आ रहे हैं, फिर पार्टी का वोट उसके अंदर ऐड होना, और फिर जाके पोजीशन बनती है आपकी स्ट्रेंथ की। तो यहाँ पे आप बैंक कर रहे हैं कि यार पीटीआई का बहुत बड़ा कोई सपोर्ट बेस है, हम जाएंगे और बड़ी आसानी से हम वहां पे कैश कर लेंगे। आपको लगता है खासी खुशफहमी है? काफी सारी खुशफहमी है। जब आप इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार दूसरी पार्टीज भी मौजूद हैं। बरादरीइज्म जो है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर काउंट करता है। तो लोकल सियासत फैक्टर्स बहुत, अलायंसेस बहुत काउंट करते हैं। तो वकील जो हैं वो प्रोफेशनल तो हैं, लेकिन उस तरह की सियासत उन्होंने ग्राउंड के ऊपर कभी नहीं की। ग्राउंड फोर्स जो होती है कारकुनों की, शायद मेतला साहब, वो एक हल्के में, एक असेंबली के हल्के में, मुझे ये जानने का इत्तफाक हुआ है, जो ये पॉलिटिक्स करते हैं, जो इंतखाबी सियासत करते हैं,
250 से 300 तो बहुत जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, हाथ कुट के, ये आपको एक कमिटेड वर्कर चाहिए जो इलेक्शन डे से 2 दिन पहले काम शुरू करता है। घर घर जाना, पर्चियाँ तकसीम करनियाँ, वोट नंबर बताने, वो बिठा के किस तरह लेके जाना है, किस तरह लेके आना है, दोपहर को जितने आपके पोलिंग एजेंट्स हैं उनको खाना किस तरह पहुँचाना है। ये जो वकला है इस जोन में कि जी के वो पॉपुलरिटी का लेवल बहुत हाई है, हम जाएंगे या खंबा जाएगा, खंबे को टिकट देंगे, खंबा जीत जाएगा। प्रैक्टिकली इस तरह आपको हो पाएगा? इमरान भाई, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं इस पे घंटों बात कर सकता हूँ। मैं शायद पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों में से एक हूँ जो जब ये बात आती है कि पीटीआई बहुत पॉपुलर है, तो मैं हमेशा से ये दावा नेगेट करता हूँ इस बुनियाद पर कि मेरे पास ऑन ग्राउंड बहुत सारे चेक्स हैं, रियलिटीज़ हैं, और मेरी अदरवाइज़ भी बात होती है, और मेरे पास बहुत अंदर की खबरें भी होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर जुलाई 22 वाले इलेक्शंस वो रिग्ड थे, अदरवाइज अभी भी जो सर्वेस वगैरह हुए हैं, मैं आपके साथ चले खबर शेयर कर लेता हूँ। मई 2023 में जो सर्वे नून लीग ने करवाया जब वो हुकूमत में थे, इन्फ्लेशन की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी डिक्रीज हुई थी और पीटीआई की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बेहतर थी। अच्छा, जब पॉपुलैरिटी जब आप सर्वे करवा रहे होते हैं ना, तो सर्वे सुपरफिशियल होता है, एज सच वो बेस्ड ऑन रियलिटी नहीं होता। वो उसका सैंपल साइज 1000 होगा, 2000 होगा, मैक्सिमम 5000, हाँ मैक्सिमम 5000। तो ये एक फैक्टर होता है। दूसरा ये है कि उसके बाद अभी जो सर्वेज उन्होंने करवाए हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी करवाए हैं, एजेंसीज भी उनको सर्विस वगैरह शेयर कर रही हैं उनके साथ, नून लीग के साथ सारे, तो उसमें बहरहाल नून लीग जो है, नून लीग को एज हासिल है और पंजाब में वो अक्सरियत के साथ, मेजॉरिटी के साथ सीटें जीत सकती। फिर एक और, मैं ये बात बहुत अरसे से कह रहा हूँ, फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन हो तो भी इवन बानी पीटीआई बाहर हो जेल से, फिर भी 40-45% से ज्यादा सीट्स नहीं जीत सकती पीटीआई। और उसमें फैक्टर्स कौन से हैं? जैसे फैसल शकील साहब ने कहा, बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। पाकिस्तान में एक इलेक्टेबिलिटी का इतना बड़ा फैक्टर है जिसको आप डिस्काउंट कर ही नहीं सकते हैं। इलेक्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर जो पोलिंग डे का डे है वो बड़ा काउंट करता है। वो 50% काउंट कर रहा होता है कि आप इलेक्शन डे को किस तरह से मैनेज करते हैं। बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि 250 तो इवन कम लोग हैं। मैं चूँकि सियासी फैमिली से मेरा ताल्लुक है, तो 4-5 साल के थे हम जब से वो पर्चियाँ बनाते थे, वोटर लिस्टें, और छोटी छोटी पर्चियों पे वोट नंबर लिख के लोगों के घरों में दिया करते थे। तो मुझे वो मेरी ट्रेनिंग हुई है, तो वो 10-12 साल शहरों में भी ऐसे। हाँ, शहरों में भी ऐसे। अच्छा, फिर वो है, फिर आपके लोकल अलायंसेज हैं, फिर आपके धड़ेबंदी है, फिर बिरादरी का वोट है, फिर पर्सनल एनमिटी है। अभी मेरा एक नेशन में आर्टिकल इस पे पूरा आया, मिसगिविंग्स ओवर इलेक्शन, तो उसमें मैंने एक आर्गुमेंट ये भी किया है, हमारा पूरे इस रीजन की एक साइकी है कि अगर इमरान शफकत साहब पिछले 30 साल से एक पार्टी को वोट दे रहे हैं और उनको पता हो कि इस पार्टी का ये वाला बंदा नहीं जीतेगा इस दफा, इमरान शफकत साहब जो 30 साल की लॉयल्टी है पार्टी के साथ, पार्टी रिटेंशन है, उसको क्विट करके जीतने वाले आदमी को इसलिए वोट दे देंगे कि मेरे वेस्टेड इंटरेस्ट इसके साथ ये एक वैसे मिजाज है फैसल शकील साहब, ये एक बहुत बड़ा इवन ये शहरों में भी मैंने देखा है। मैं चूंकि लाहौर से हूँ, आपको पता ही है, ये वहां पे कि अच्छा एने कड़ा जीतना तो ये एक बड़ा बहुत बड़ा वोट रह जाते हैं, वोट क्यों जाया करिए। इवन ये भी होता है, मैं पूरी आपको ईमानदारी के साथ बात बता रहा हूँ कि मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि उत्ते वोट फलान दो ना, नीचे वोट फलान, नजरियात का कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं सीरियस आपको ये टेंडेंसी है हमारे इस पूरे रीजन में ऐसा होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान ये बड़ी खौफनाक हकीकत है, लेकिन है बहरहाल। और फिर खवातीन के वो जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, 300-350 पोलिंग स्टेशंस होते हैं मिनिमम एक एनए की सीट में, 150 से 150-200 तक होते हैं एक जो सिपाही असम्बली की सीट है उस पे। आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बीवी आपके साथ कमिट करके आती है कि मैं फलां बंदे को वोट दूंगी, लेकिन जब वहां पे हवा देखती है और वहां पे वो बैजेस देखती है ना, वो कन्वर्ट हो जाती है। वो किसी और को वोट दे आती है। अच्छा नूरुल्लाह साहब, आप 2013 के इंतखाबात में पोलिंग एजेंट्स जो थे पीटीआई के उस वक्त, क्योंकि तब भी बड़ा शोर था कि बहुत पॉपुलर है, तो ये है वो है,
तो 2013 वाले पोलिंग एजेंट्स जो थे पीटीआई के, वो वाला किस्सा छोटा सा हमें एक लाइन में सुना दें, हुआ क्या था? मतलब वो मोबाइल पर गेम्स खेल रहे थे और जिस खातून ने ट्रेनिंग दी थी उन्हें, वो वहाँ विजिट के लिए आई, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं बस बैठी हुई हूँ। उन्होंने कहा भी तुम्हारी ड्यूटी है, पोलिंग एजेंट की एक सर्टेन ड्यूटी है कि उसने वो वोटिंग लिस्ट चेक करनी है, वो सारा कुछ। तो उसने कहा मेरी ड्यूटी थी कि पोलिंग स्टेशन में बैठते हैं, तो बस मैं पोलिंग स्टेशन में बैठी हुई। अच्छा, ये पोलिंग डे, ये वो थे जिन्हें प्रॉपर कई दिन की ट्रेनिंग बहुत बड़ी दी गई साइंस थी। है। पोलिंग डे जो बंदा मैनेज कर लेता है, वो आधा इलेक्शन तो पोलिंग डे वाले दिन जीता जाता है। अच्छा, पॉपुलैरिटी मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि हम की जो थोड़ा आप बात कर रहे थे, स्टेशन पे कैसे पहुंचा, अच्छा पॉपुलैरिटी की जो आप बात कर रहे थे, वो अभी तक ना बहुत हद तक वन वे कैंपेन थी कि पीटीआई तो अपने सोशल मीडिया पर शोर मचाए जा रही है और वो सारा रोना धोना है कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। इलेक्शन फाइनली जो लड़ा जाएगा और जिसकी बेस पे लोगों ने वोट डालना है, वो कोई नैरेटिव आएगा जिसमें परफॉर्मेंस का आएगा। सही। अच्छा, उसमें अभी पीपल्स पार्टी इस हवाले से काम कर रही है। वो अपना सिंध में जो उन्होंने काम किए हैं पर्टिकुलरली, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या दीगर प्रोग्राम जो है वो अपना बता रहे हैं। नून लीग अपनी कैंपेन शुरू करने लगे हैं, 15 तारीख से उनके स्टार्ट हो रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा जलसे करेंगी, नवाज शरीफ साहब खुद 17 तारीख से निकलेंगे, वो जलसे करने शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम, कोई 60 के करीब उन्होंने जलसे करने हैं। हाँ जी, ये पीटीआई का अभी तक जो है ना, वो के गाने पर अगर वो समझ रहे हैं कि वोट मिल जाएंगे, मेरा ख्याल है जब मुकाबला होगा ना, प्रॉपर कैंपेन शुरू हो जाएगी, फिर ये मुश्किल हो जाएगा, फिर इस मुश्किल हो बेस पे जाएगा। वोट अच्छा, नहीं उमर मिलेंगे। चीमा साहब की एक खबर है जी। वो कहते हैं कि जी के जो 15 दिसंबर से 7 जनवरी के दरमियान जो सर्वेज हुए हैं, उनमें जो पॉपुलैरिटी का जो फ़र्क था, जो 16 माह की हुकूमत और इन्फ्लेशन और दूसरे तीसरे मामला, तो वो कहते हैं कि वो फ़र्क 4% रह गया। अभी उन्होंने कैंपेन शुरू नहीं की। और ये किस किस के दरमियान फर्क? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान, ये और बाकी जमातों के दरमियान वो कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जी के ये मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं उन्होंने सर्वे किए हैं। ये डिटेल जो है मैं उसमें जाए बगैर जो है वो एक मोटी सी बात कर रहा हूँ मैं, कि उन्होंने देखें कि कल टिकटें जारी की हैं और एक जो होती है ना वो डिसिप्लिन तंजीम, वो नज़र आ रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जब ये वाला काम किया, वो ये जो एक जमाती तंजीम होती है वो नज़र आती है। दूसरी तरफ हमें वो उसकी वजूहात जो हैं वो बेशुमार हैं और वो उनकी अपनी है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। तो कल ये जो बात वो कर रहे हैं, ये जो सर्वेज हो रहे हैं, सैंपल छोटा है, 5000 का सैंपल है। तो आपको लगता है कि फैसल साहब के ये इलेक्शन डे के ऊपर जो है ये ट्रांसलेट होगा? देखें, इलेक्शन डे की अभी यही बात हो रही है, अपनी डायनामिक्स होती है जी। एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि जो पीटीआई की तंजीम है, उसमें वो कितने ज़्यादा मुनज़्ज़म हैं, मुनज़्ज़म नहीं है, वो सबको नज़र आ रहा है। एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि जो ख़वातीन विमेन विंग जो होते हैं सियासी जमातों के, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मुतहरिक करने के लिए, लोगों को बाहर निकालने के लिए, लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वो ख़वातीन पेश होती हैं। ये भी मैं, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर वर्व और एंथुसियाज्म होता है। तो तंजीम उनकी कितनी है कितनी नहीं है ये सबको पता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सबको पता है। एक और चीज़ है, देखिए, ये मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। ये जो सर्वेज होते हैं, अभी हम लोगों ने सबने यही बात की है कि सैंपल साइज बहुत छोटा होता है। आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, ये हल्के जो हैं, ये आबादियों की बुनियाद के ऊपर बनाए जाते हैं। ये ट्विटर के ऊपर, एनए ट्विटर कोई हल्का नहीं होगा, ट्विटर 1 एनए ट्विटर 2 ये हल्के नहीं होंगे, फेसबुक का भी हल्का नहीं होगा। इलेक्शन हो रहा होगा ग्राउंड के ऊपर। आप अगर सियासतदानों को देखें जो ट्रेडिशनल सियासतदान हैं और अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के अंदर बैठे हुए हैं, लाहौर की बात कर लें, एक की मिसाल ले लें। आप जानते हैं शेख रोहेल असगर साहब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, वो अपने हलके के अंदर 24 घंटे मौजूद होते हैं। अगर आप कभी उनके दफ्तर चले जाएं, या फॉर दैट मैटर कुछ जो सियासतदान ट्रेडिशनल ग्राउंड के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो तो 24 घंटे अपने लोगों के साथ, वोटर्स के साथ इंटैक्ट रहते हैं। एक दिन का भी वक्फा नहीं आता। नहीं वक्फा आता। वो अगर कोई बाहर गया है तो उनको बेटा, भाई, चाचा, मामा, वो कोई पीछे है, वो लोगों के साथ राब्ते। तो पॉलिटिक्स ग्राउंड के ऊपर जो है वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स मौजूद है, जिसमें आपने लोगों को मुतहर्रिक करना है, घर घर जो है वो पैगाम पहुंचाना है, बात सुननी है।
तो ये ट्विटर की और फेसबुक की अच्छा, जंग नहीं हो रही। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की मैं आपको ना थोड़ी जी, सी please। मिसाल दूं कि शेख रोहिल असगर साहब और एतजाज़ हसन साहब, अब एतजाज़ हसन साहब पढ़े लिखे, इंडस सागा जैसी किताब और जनाब आइन कानून ये वो, लीडर, इंटेलेक्चुअल, बैरिस्ट्री। बैरिस्टर, ठीक है, उड़ गए हैं इनके मुकाबले में। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड के साथ उस तरह उनके साथ राब्ता नहीं था वोटर के साथ जिस तरह शेख रोहिल हसन मैं साहब। एक मिसाल एक मिसाल के तौर पर और बात उसका कर रहे हैं। एडवांटेज उन्हें ये भी है कि पिछले दिनों कुछ शोर मचा रहा कि वहाँ पे पार्टी ने कुछ एडजस्टमेंट किया दीगर पार्टियों के साथ, तो शायद उन्हें टिकट ना मिले। तो वो इतने मजबूत कैंडिडेट हैं, जो इलेक्टेबल्स की बात शुरू में हो रही थी कि शेख रोहिल असगर साहब को फिर टिकट मिलने का ही पोजीशन बन गई कि उन्हीं टिकट मिलेगा, क्योंकि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़कर भी इलेक्शन जीत सकते हैं। तो हमारी सियासत में इलेक्टेबल्स का भी बड़ा और इलेक्टेबल कोई बुरी चीज़ नहीं है। इलेक्टेबल का मतलब यह है कि एक ऐसा उम्मीदवार, एक ऐसा कैंडिडेट जिसने अपने हलके में इतना काम किया है कि वो लोगों की इतना मकबूल है कि वो जीत जाएगा, तो वो जरूरत बन जाता है पॉलिटिकल पार्टीज की कि पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें टिकट दें। सही। अच्छा मैतला साहब ये बताइएगा कि नून लीग ने इस दफ़ा तजर्बात थोड़े से किए हैं टिकट देते हुए, कुछ बिल्कुल नए चेहरे आए हैं और कुछ जो हैं वो आजमुदा जो उनके बड़े पुराने थे, इवन के तलाल चौधरी साहब ने तो सज़ा भी भुगती है, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और अपने दानियाल अजीज़ साहब ने। दानियाल अजीज़ साहब का मैं कल देख रहा था कि वो उनको टिकट नहीं मिला। अब क्या जो पीटीआई के साथ हो रहा है कि एक हलके में एक पार्टी से दो दो तीन तीन लोग सामने आएंगे, मतलब दानियाल अजीज़ साहब भी खड़े हो रहे हैं, तो ये नून लीग का को फ़र्क पड़ेगा इससे? डेफिनेटली इससे फ़र्क पड़ेगा। बाकी जो बात आप पहले भी मेरे दो कॉलीग्स ने बात की है, अब PMLN की पॉपुलैरिटी और इलेक्टेबिलिटी के हवाले से, देखिए मैं आपको फिंगर टिप्स पे बता सकता हूँ कि ये हल्के ये डिवीजन जो है वो आराम से PMLN पहले भी जीती हुई है और अभी भी जीत जाएगी। फॉर एग्जांपल सरगोदा डिवीजन से पिछली दफ़ा उन्होंने 2 सीटें सिर्फ लूज़ की हैं, खुशाब वाली जी। इसी तरह गुजरांवाला में आ जाए, उधर भी 1 या 2 सीटें थी, ये गुजरात वाली 2 सीट्स थी जो उन्होंने लूज की पूरे डिवीजन से जी। फिर इसी तरह से आप पिंडी डिवीजन उनका अदरवाइज वीक रहा है और जो कि अभी भी वीक है। इस दफ़ा सरगोदा डिवीजन उनका एक खुशाब वाली सीट पे थोड़े से वीक हैं कैंडिडेट्स, उस पर वो लाइंस करने की कोशिश हो रही है IPP के साथ, जो 88 है, NA 88 है। बाकी वो सारा उनका पूरा सरगोदा डिवीजन क्लियर है। इसी तरह से गुजरांवाला डिवीजन भी पूरे का पूरा क्लियर है। इस वाले पे जो NA 75 है, मेरी खुद भी दानियाल अजीज़ से लेट नाइट बात हुई, इसमें दानियाल अजीज़ डेफिनेटली वो काफ़ी पॉपुलर भी हैं, काफ़ी उनका जैसे शेख रोहिल असगर साहब है इसी तरह से उनका मिजाज है, वो इंटरैक्ट करते हैं। इस्लामाबाद फिर PMLN का वीक इसलिए है कि वो अकील अंजुम साहब बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन मिलते मिलाते नहीं हैं। फिर फजल, डॉक्टर फजल भी तारिक फजल रवायती ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है और बड़ा घर है इस्लामाबाद का, लेकिन वो मिलने मिलाने वाला सिलसिला नहीं है, लोग उनको लाइक नहीं करते और उनके मुकाबले में एक निस्बतन कम नॉन और वो ऐसा इलेक्टेबल नहीं था, वो जीत गया बिकॉज वो मिलना मिलाना उसका। दानियाल वाले हल्के पे अब जो इनकी आपस की रिफ्ट है उसने ज़रा इनका मामला ख़राब कर दिया है। वो जो चौधरी अनवारुल हक है उनको जो टिकट दिया गया वो 85 में एक दफ़ा MPA बने, फिर 88 में MNA बने और उसके बाद वो 2 इलेक्शंस हारे हैं और अभी आ रहे हैं वो इलेक्शंस पे, यानी वो 30 साल के बाद 25-30 साल के बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे आ रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि इनको ज़्यादा नुकसान होगा और उनकी अहलिया भी लड़ने जा रही हैं। इसी तरह से मैं अगर मुल्तान डिवीजन की बात करें तो वहाँ पर भी PTI अगर फेयर स्क्वेयर इलेक्शंस भी होते हैं, शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल सीट्स निकाल सकते हैं अगर उनको लड़ने का मौका दिया गया, 1-2 सीट्स उनके घर की आराम से, और वो भी इस वजह से कि उन्होंने काम भी करवाया। मैंने खुद भी उनका हल्का कवर किया हुआ है, 2-3 शोज़ भी वहाँ से किए हुए हैं, तो उन्होंने काम किया हुआ है और इंटरैक्ट भी करते हैं। बाकी लोग अदरवाइज भी हमने जो न्यू एंट्रेंट्स देखे थे उनको PTI के जो 2018 में देखे थे उनको बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है किस तरह की सपोर्ट हासिल थी और किस तरह। अच्छा टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, मैं चाहता हूँ कि तो थोड़ा सा आप तीनों जो दोस्त हैं वो ज़रा कमेंट करें। नूरला से स्टार्ट कर लेते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो, उनको क्यों लग रहा है कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है? अभी भी वो तो टिकटें दे रहे हैं। मेरा ख्याल है ये सिर्फ वो सियासी बयान है
उनको एक एडवांटेज ये था कि उन्होंने थोड़ा सा पहले कैंपेन शुरू कर दी थी और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं। पंजाब में खुद आए हैं, लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पंजाब में खुद कैंपेन कर रहे हैं। उनकी बहन लेकिन नून लीग के खिलाफ कहने के लिए देखिए- उनके पास कुछ है तो है नहीं, नहीं, मतलब ये कहना कि जी कि वो इलेक्शन से भाग रहे। एक इम्प्रेशन ये बन रहा था चूंकि उन्होंने कैंपेन शुरू नहीं की थी नून लीग ने, इस वजह से शायद वो ऐसा कह रहे थे। सही। और इसमें उसके अलावा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फैसल साहब, चूंकि टाइम थोड़ा है, अगर जो बिलावल साहब हैं, ये मेरा ख्याल है, ये सियासतदान को ज़्यादा बेहतर पता होता है, वो जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं, जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने मेडिकल के और एजुकेशन के जो काम किए हैं सिंध में, अगर वो मॉडल पेश करें यहाँ पे, लोगों को बताएं, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के थोड़ी सी कंपेन इस तरह की करें कि ये हमने वहाँ पे बनाया है, यहाँ पे भी ये बनाएंगे, तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बजाय इसके कि ताने तमेड़े। ये प्योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, सियासत है ये। अगर मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह सकते हैं कि हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे, हाँ। तो मतलब अब कराची के अंदर उन्होंने बहुत काम किया, आप जाके सड़कें बल्कि देखें, उनको कहना चाहिए कि बना देंगे, हॉस्पिटल्स देखें, उनको कहना चाहिए बना देंगे। तो ये प्योर अच्छा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बड़ा ड्रॉबैक, अगर आप, हमने तो चूंकि सफर किया है वहाँ का, तो इवन वो हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल, वो क्या कमाल की वहाँ पर वो इंतजामात हैं, तो वो लोगों को ना मिट्टी दिखा सके, ना मिट्टी की सड़कें दिखा सके, ना वहाँ पर होने वाली तरक्याती काम दिखा सके, तो ये मेरा ख्याल है वो दिखा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। उनकी जो कैंपेन चल रही है वो इसी बेस पर कैंपेन चला रहे हैं, साथ पॉलिटिकल बयानात भी आएंगे और असल मुकाबला तो तब शुरू होगा जब नून लीग भी अपनी कैंपेन शुरू कर देगी। और इसके साथ अभी छोटे प्लेयर्स भी काफ़ी सारे मौजूद हैं जिनको हम शायद निगलेक्ट कर रहे हैं। IPP को अगर 7 कौमी असम्बली की सीटों पर नवाज शरीफ साहब स्पेस दे रहे हैं तो उनके भी लोग कुछ सामने आएंगे। इसी तरह दीगर जमातें जो हैं जिसमें तहरीक लब्बैक है, वो सर्टन एरियाज़ में, सिंध में और कुछ और एरियाज़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जमात इस्लामी कुछ एरियाज़ में स्ट्रॉन्ग है, KP में जमीयत उलमा इस्लाम जो है उनका अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी तरह परवेज़ खटक साहब की पार्टी है। तो अभी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो हमें नज़र आएंगे। ये 2 बड़ी पार्टीज तो हैं, 2-3 बड़ी पार्टीज। आपका कमेंट बिल्कुल सही है। देखिए मीडिया के अंदर जो प्रोजेक्शन होती है ना जी, जहाँ पे मसला खड़ा होगा ना वहाँ पे हमने दिखाना है। हाँ। जहाँ पे अमवात हो गई हैं वहाँ पे फोकस होगा, जहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस के प्लांट्स उन्होंने लगा दिए हैं वो हाईलाइट नहीं होना। जहाँ पे खवातीन ट्रक ड्राइवर्स, ये तो उन्होंने हाईलाइट कर रहे हैं ना खुद, मीडिया तो नहीं करेगा। मीडिया में वो हाईलाइट नहीं होना। और पीपल्स पार्टी वाले, हमारी बात होती रहती गाए बगाए उनसे, वो ये शिकवा करते हैं कि आप आए तो सही, देखें तो सही हमने जो काम किए हैं, आप दिखाते क्या है। नहीं, वो खुद भी तो नहीं दिखा रहे ना, खुद भी नहीं दिखा रहे। उसमें मैं दो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जी। एक तो PMLN के एतबार से मैं बात कर लेता हूँ, दूसरा पीपल्स पार्टी का। देखें, पीपल्स पार्टी ने अच्छा काम किया, स्पेशली हेल्थ सेक्टर में। वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं उनका जो नंबर है वो पंजाब के हॉस्पिटल से ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा है, 400 से ज़्यादा। और थोड़ी सी बात कर लें, दूसरा वहाँ इवन बैरून मुल्क से भी लोग आते हैं, गोरे तक भी इलाज वहाँ पे करवाने आते हैं बिकॉज फ्री है। दूसरा जो परसेप्शन उनके साथ जुड़ गई हुई है ना, एम्बेडेड है कि पीपल्स पार्टी, वो भी एक फैक्ट भी है और वो एग्रीवेट भी हो गई है तो कराची की वजह से। दूसरा जो है ना PMLN का जो एक बिहेवियर है ना, वो एक जमाती जो है वो एरोगेंस है, थोड़ी सी एरोगेंस है, बल्कि काफी बहुत ज्यादा है और वो किसी को ना खातिर खा में लाते नहीं है। और ये बात अगर नहीं लाएंगे तो हो सकता है आगे जरा उनको मुश्किलात पेश आए। नवाज शरीफ, ये बात सही है बिलावल की कि लेजिटिमेसी चैलेंज हुई है नवाज शरीफ की इनएक्टिवनेस से, जो इम्पैसिवनेस है, और वो ऐसी ही रही है, हमेशा से ऐसी ही। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।